अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मोदी शॉकिंग पैथोनिक मीनिंग आसम मुनीर फील्ड मार्शल टाइटल। तो देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो एंड पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। निशाने इम्तियाज मिलिट्री इज एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। आज से चंद रोज़ पहले जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री को ब्रीच करने का हिंदुस्तान का इनिशिएटिव था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकाने अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान उनको अटैक किया जाएगा, साथ साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज किया जाएगा, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाएगा, IMF से उनकी फ़ंडिंग रुकवा दी जाएगी, उनको ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाएगा FATF की, और साथ साथ एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाएगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और पाकिस्तान की स्टेट इसीलिए एक्सपोज हो जाएगी कि वो अपनी सॉवरेनिटी तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह यह है कि एक इतनी बड़ी फ़ौज बॉर्डर क्रॉस करेगी, चाहे वो एरियल रूट से हो या फिर ड्रोन्स फेंकने से हो या फिर मिसाइल अटैक से हो, और हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी सरज़मीन को। तो इसका मतलब यही है कि ये सेफ़ ही नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है दैट दे कैन हिट बैक एट एनी टारगेट इन्वेडिंग फ्रॉम देयर बाउंड्रीज़। होता क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट। पाकिस्तान की रियासत, जिस तरह मैंने पहले कहा, दोबारा से सांस लेने लगी है। जो इंटरनल डिवाइड थी, डिस्कॉर्ड थी, डिवीज़न थी, वो किसी हद तक सप्रेस कर दी गई है। इसके साथ साथ यौम तशक्कुर मनाए जाने के ऐलान किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मिलिट्री ऑनर्स दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि हम $400 बिलियन की इकॉनमीज़ के क्लब में दाखिल होकर 40th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि फ़ॉरेन रिज़र्व्स हमारे $10 बिलियन हैं। वो ये कह रहे हैं कि 38% की इन्फ्लेशन 2023 में थी, हम इसको 0.3 पे ले आए 25 में, विच इज़ कंटेस्टेड क्योंकि ऑयल मार्केट्स में प्राइसेस बहुत नीचे आई हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं, बट स्टिल दे आर बोस्टिंग दैट दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो पाकिस्तान में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडमिक्स को, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को, और इंडिया में बैठे हुए प्रोग्रेसिव चंद लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ने वालों को ये मालूम था कि पाकिस्तान की स्टेट के लिए इससे बड़ी फेवर हो ही नहीं सकती दैट यू इन्वॉल्व देम इनटू अ वॉर, because the very statecraft and the nature of the state has been specially built for war, not for peace. और वही हुआ कि एक्सपेक्टेशन क्या थी कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, बहुत ज़्यादा डंट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। उसकी वजह यह है कि अब आपने दोबारा से पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, हमेशा से हम बोलते आए हैं, पिछले कई सालों में हमने इस बात पर तनकीद भी की है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को आइडेंटिटी की एक सेंस इंटरनली बनाने की बहुत बड़ी नीड है, ज़रूरत है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स तो सारे अपनी जगह पे भाईजान, लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का शनाख्त का मसला नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व कर दिया। दे इम्पोज्ड अ वॉर ऑन अस एंड ऑल ऑफ अस हैव बिकम somewhat the same Pakistanis, the definition that was provided by the state. उसकी वजह यह है कि जब आप एंडेंजर करते हैं एक पॉपुलेशन को, तो इट गोज़ बैक टू इट्स प्राइमल फियर्स ऑफ सर्वाइवल, और सर्वाइवल के फियर में पड़ने के बाद अलीजेंस स्टेट को देना चुटकी में होता है, ब्लिंक ऑफ एन आई में होता है, और वही हुआ। और इस वक्त गैलप का सर्वे कह रहा है, जो कि एक इम्पार्शल सर्वे कहा जाता है जिसको, ठीक है, आप इससे एग्री करें ना करें, हो सकता है मैं भी एग्री करूं ना करूं, लेकिन साइट कर रहा हूं कि 93% रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे में कहा कि उनके नज़र में फ़ौज का जो इमेज है वो बेहतर हुआ है आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। आप तो कहते ही ये थे ना कि पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मोदी साहब ने कहा था आज से चंद साल पहले कि समझ ही नहीं आती वहाँ बात किससे करें, सेना से करें या वज़ीर आज़म से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। तो आपका जो क्रिटिसिज्म था, जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म था, उसी को आपने एम्पावर कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ
अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सब हो ही रहा है, लेकिन मोदी साहब ने आज से एक दिन पहले गुजरात भोज में खड़े होकर क्या बोल दिया? लिव अ लाइफ ऑफ पीस, ईट ब्रेड, अदरवाइज माई बुलेट्स आर ऑलवेज देयर। के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड डेमोक्रेसी, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि शांति से रहो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। यू नो, साउंडिंग लाइक अ फेलन, अ बुली। चलें, अगर पाकिस्तान से ऐसा बयान जाता ना, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत से ऐसे बयानात दिए हैं पहले, जिसको हमने तनकीद का निशाना बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक बार कहा था, वी विल फाइट 1000 years ऑफ वॉर विद इंडिया। 1000 साल की जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान के साथ। तो मैंने कहा क्या जिंगोइज़म है भाई ये? अपने बच्चों के पेट भरो या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो, कम करो इस टेम्परेचर को। अब ये बयान आया बॉर्डर के उस पार से कि रोटी खाओ चुप करके, अदरवाइज़ मेरी गोलियां तो हैं ही ना। तो एक जो कंट्रास्ट था ना पाकिस्तान की और इंडिया की स्टेट क्राफ्ट की नेचर में, वो बिल्कुल डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देता है आपको। ये अंदाज़ा लगाइए कि ये एक प्राइम मिनिस्टर जो कि हु इज़ सपोज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन, जस्ट बिकॉज आज से चंद महीने बाद बिहार में इलेक्शन आ रहा है जहाँ पे तेजस्वी यादव साहब बहुत पॉपुलर हैं, जो कि आपको मालूम है लालू प्रसाद यादव साहब के बेटे हैं, ठीक है। और उनके अगेंस्ट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मोदी साहब की है, क्योंकि इस बार इतने वोट नहीं मिले। इस बार जब ये कहा कि पाकिस्तान से आपको मैं बचा लूँगा, मुझे वोट दे दो, तो इतने इंडियन कन्विंस नहीं हुए, तो इसीलिए अलायंस बनानी पड़ गई 10 साल के बाद बीजेपी को। अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरी इलेक्टोरल विक्ट्रीज़ को इंश्योर करना है, इसीलिए अगले चंद दिनों में आप देखिएगा मुंह से ऐसी फायरिंग होगी ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे, कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ कहे, इस्टेब्लिशमेंट कुछ कहे, हम तनकीद करते हैं। अगर आप वहाँ बैठकर इसको देख रहे हैं तो आपके पास भी यही ज़िम्मेदारी है कि आप करें। तो जनाब ये बयान दिए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है इन इट्स बेसिस वो है ही ये कि वी आर समबडी अदर देन इंडिया। हिंदुस्तान की तो 7000 साल की एक तारीख़, वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ड्रॉ करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, इसीलिए मल्टीपल नेशंस वहाँ होने के बावजूद दे फील द इंडियननेस एज अ कोहेसिव बाइंडिंग ग्लू। बट हमारे यहाँ तो बाइंडिंग ग्लू का मसला पड़ गया जब पाकिस्तान बना, तो हमें ये बताया गया कि जनाब आप हर वो चीज़ हैं जो इंडिया नहीं है, और इंडिया हर वो चीज़ है जो आप नहीं हैं। हुसैन हक्कानी साहब, जो कि मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन जिस तरह के हैं, आपको उससे इख्तलाफ हो ना हो मुझे नहीं पता, डिप्लोमेट वो जैसे भी हों, लेकिन एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, सही। उनकी अगर 2-3 किताबें मोदी साहब पढ़ लेते शायद, तो उनको ये सब करना ही ना पड़ता। फिर उनको पता होता कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज अ पर्सन विद अ गन इन इट्स हैंड वुड लव टू इंडल्ज इटसेल्फ इन वॉर, एंड यू हैव गिवन इट दैट, प्रिसाइसली दैट। जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक कॉल नहीं आई, इग्नोर किया गया अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पाकिस्तान को, इंडिया की तरफ से कोई इंगेजमेंट नहीं की गई जब पीएम इमरान खान का दौर था, तो पाकिस्तान आपको ग्रेजुअली इर्रेलेवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। अब इसके ऑपोजिट चीज़ें होना शुरू हुई हैं, तो जो हमारा स्टेट क्राफ्ट था वो एम्पावर हो गया। हुसैन हक्कानी साहब की 2-3 किताबें हैं, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, और Magnificent Delusions. They are all worth reading. If as a student of politics and history you have not read this, you have committed a cardinal sin. I would say must read these books. तो हक्कानी साहब क्या कहते हैं? हक्कानी साहब ये कहते हैं कि quote unquote, military more than any other institution has defined Pakistan's nationalism in opposition to India and in alignment with an Islamic identity.
हमेशा पाकिस्तान की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन ही पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है, ठीक है। और नेशनलिज़म हमारा है ही क्या, अपोजिशन टू इंडिया। हम अपना नेशनलिज़म, अगर मेरी बात आप सुने ना, तो सिर्फ दो चीज़ें पाकिस्तान में नेशनलिज़म वापस लेके आती हैं, एक हिंदुस्तान से जंग, दूसरा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तीसरी चीज़ नहीं है हमारे पास जो कि नेशनलिज़म फील करवाए हमें, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी, हक्कानी साहब ये फरमाते हैं कि स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को यूनाइट करती है, दैट सिंस वी आर इनसिक्योर वी हैव टू स्टे टुगेदर एंड बैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री। नाउ पाकिस्तानीज फील द इनसिक्योरिटी टूवर्ड्स इंडिया, दैट्स वाई आई कैन सेफली से कि इससे ज़्यादा मजबूत शायद रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान की फ़ौज नहीं हुई होगी। ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया है बीजेपी ने, मोदी साहब ने और हिंदुस्तान ने। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान में हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं, पाकिस्तान लीडर्स डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इंडिया। द रिजल्ट हैज़ बीन अ नेशनल आइडेंटिटी बिल्ट ऑन नेगेटिव इमोशंस रादर देन पॉजिटिव एस्पायरेशंस। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत लीडरशिप है उसने हमेशा पाकिस्तान के कौमी मफाद को हिंदुस्तान से दुश्मनी और एंटागनिज़म के तहत डिफ़ाइन किया, जो कि एक नेगेटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। फिर हुसैन हक्कानी साहब री इमेजिनिंग पाकिस्तान में ये प्रपोज़ भी करते हैं कि हमें एक नई सेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करना है, हमें जो लोकल एथनिक कल्चर्स हैं उनकी प्रमोशन चाहिए, और हमें एक यूनिटरी किस्म की एक लेंस से देखी जाने वाली आइडेंटिटी नहीं चाहिए, बल्कि हमें शनाख्त वो चाहिए जो कि प्लूरलिस्टिक हो, डाइवर्स हो और जिसको एक्सप्लेन करने के, जिसका अहाता करने के मुख्तलिफ़ किस्म के एवेन्यूज़ हों, ना कि सिर्फ़ एक कि चूँकि हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ है इसलिए हम पाकिस्तानी हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं पाकिस्तानी उधर ही साइड कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैंने पहले भी एक बार ये कोट पढ़ा था 1956 का हांस जे मॉर्गेंथो का एक आर्टिकल है, हु वाज अ ब्रिलियंट थेरिस्ट, रियलिज़म में पढ़ाए जाते हैं। द न्यू रिपब्लिक नाम है, ये ज़रूर पढ़ें। इसमें कोट है, पाकिस्तान इज़ नॉट अ नेशन एंड हार्डली अ स्टेट, इट हैज़ नो जस्टिफिकेशन इन हिस्ट्री, ethnic origin, language, civilization, or the consciousness of those who make up its population. They have no interest in common save one, fear of Hindu domination. कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम itself कोई ethnicity तो है ही नहीं, या बलोच होगा, पश्तून होगा, ठीक है, पंजाबी होगा, सिंधी, सराइकी होगा, कश्मीरी होगा, गिलगिती होगा, और लैंग्वेज भी कोई कॉमनैलिटी पैदा नहीं करती, और तारीख़ भी 1947 से पहले की नहीं है, इंडिया वाली तो आप मानते नहीं हैं, ठीक है। तो बचा क्या? वो कहता है कि सिर्फ़ एक चीज़ है जो पाकिस्तानियों में कॉमन बाइंडिंग ग्लू यानी कि यूनाइटिंग फोर्स का किरदार अदा करती है। वो क्या है? फ़ियर ऑफ हिंदू डोमिनेशन, कि कहीं हिंदूज़ डोमिनेट ना कर दें। अब ये सवियर तनकीद है पाकिस्तान के स्टेट क्राफ्ट पे, जो मैंने खुल के बोली है पाकिस्तान के हर शहर में जाके, ठीक है। तो आगे कहता है, इट इज़ टू देयर फियर एंड टू नथिंग एल्स दैट पाकिस्तान ओज इट्स एग्जिस्टेंस। सिर्फ ये खौफ है, सिर्फ ये फियर है, सिर्फ ये पैरानोया है जिसने पाकिस्तान की क्रिएशन को जस्टिफाई किया। तो जब अब ये फियर दोबारा से पैदा हो चुका है कि हिंदुस्तान मैं बोलूँगा, हिंदूज़ नहीं बोलूँगा, उसकी वजह है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम के मैं आर्ग्यूमेंट को ही फ्लॉड और बकवास समझता हूँ। ये सिर्फ लीडरशिप क्रिएट करती है आपको और हमें कम्यूनल फियर्स में डाल के अपना मोटिव अचीव करने के लिए। तो हिंदुस्तान का जो फियर है वो पाकिस्तान को अब रीइन्विगरेट कर रहा है, ठीक है। और क्या ही अच्छा होता कि अगर बीजेपी की लीडरशिप को ये पता होता कि पाकिस्तान की स्टेट क्राफ्ट को लिविंग डेड पोजीशन में कैसे रखना है। बट चूँकि वो 2-4 स्टेट इलेक्शंस के लिए एस्केलेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और उसका एक और रिज़ल्ट भी है, और वो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का फील्ड मार्शल बनना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरे फील्ड मार्शल बनने का एजाज़ हासिल हो गया आफ्टर अयूब ख़ान। डिफरेंस ये है कि अयूब ख़ान ने बज़ाते ख़ुद मार्शल लॉ 1958 में लगाने के बाद 1965 में अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल एज़ अ प्रेसिडेंट खुद ही दे दिया था। इस बार शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम PMLN, आसिफ अली जरदारी
प्रेसिडेंट फ्रॉम पीपल्स पार्टी, उन दोनों ने मिल के, डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिल के ये खिताब आर्मी चीफ़ को दिया है। मुझे पता है आप कहेंगे कि इस बार भी ताकत तो कोई नहीं है सियासतदानों के पास, लेकिन उसका जवाब ये है कि ये टाइटल ना डी फैक्टो नहीं है, ये डी जोरे है, यानी कि लॉ में एग्जिस्ट करता है। ताकत तो वही है जो आर्मी चीफ़ की है, इसीलिए डी जोरे फैक्टर्स भी यहाँ पर बोलने पड़ेंगे। तो डिस्टिंक्शन ये है कि पॉलिटिकली डेकोरेटेड सोल्जर पाकिस्तान की तारीख में 5 स्टार ये पहले हैं। और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा ब्रिलियंट लीडरशिप का मुजाहरा करना, करेज और ब्रेवरी दिखाना, इसी वजह से हमने उनको ये टाइटल बेस्टो किया है। और अता तारड़ साहब ने ये बात की, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, कि टेररिज्म ऑन वेस्टर्न फ्लैंक, वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक, यानी कि वेस्टर्न फ्लैंक पे हिंदुस्तान से जंग, ईस्टर्न फ्लैंक पे दहशतगर्दी का ख़तरा। इस दौरान मिलिट्री स्ट्रेटजी की ब्रिलियंस पे हमने उनको ये टाइटल दिया है। आर्मी चीफ बजाते ख़ुद इस पर ये कहते हैं कि नॉट एन इंडिविजुअल ऑनर बट एन ऑनर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द इंटायर नेशन, कोट एंड कोट, कि सिर्फ ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये पूरी फ़ौज की, पूरी कौम की अचीवमेंट है। उसकी वजह ये है कि एक क्लियर विक्ट्री हिंदुस्तान ले नहीं सका। $85 बिलियन का डिफेंस बजट, और हुआ क्या, एट बेस्ट स्टेलमेट हो गई। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप अगर ख़ुद कहते हैं कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड स्टेट है, तो अगर आपकी तनकीद ही ये है तो स्टेलमेट के बाद पाकिस्तान में किस नौइयत का स्टेट क्राफ्ट मजबूत होगा भाई। फिर जहाँ तक इस रैंक की पावर का ताल्लुक है, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि इसका अब क्या मतलब है, अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए हैं, इससे क्या होगा। तो उनके लिए जवाब ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ग्रांट नहीं की जाती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप एक 5 स्टार जनरल बन जाते हैं, यानी कि 5 स्टार्स के साथ, और इसका डेकोरम थोड़ा मुख्तलिफ होता है, यानी कि मिलिट्री जो लेक्सिकन में अगर बात की जाए तो इनका अपना इंसिग्निया होता है और अपनी स्टिक होती है, और साथ साथ ये कि अगर कोई इनको सल्यूट करे, दे डोंट नेसेसरली हैव टू सल्यूट बैक, बल्कि वो अपनी स्टिक को नॉड कर दें तो फिर वो भी बहुत है। तो ये इस तरह के मैनरिज्म चेंज होते हैं, सिर्फ इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजीशन है जो कि इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज को शो करती है, यानी कि एक ऑनर को, एक टाइटल को, एक सेरेमोनियल चीज़ है। इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। आईन पाकिस्तान एक फ़ील्ड मार्शल को कोई एक्स्ट्रा इख्तियारात नहीं सौंपता। एक सिर्फ डिस्टिंक्शन ये है कि आप लाइफ लॉन्ग सोल्जर रहते हैं, यानी कि आप यूनिफॉर्म में रह सकते हैं। यू कैन वेयर द यूनिफॉर्म आर्मी चीफ के टाइटल से रिटायर होने के बाद भी। और इस पे कुछ लोगों ने, मैंने देखा, तनकीद की कि अच्छा फिर इसका क्या मतलब है। तो कुछ भी मतलब नहीं है भाई, ताकत तो आर्मी चीफ के ओहदे से वो ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर उसकी हम बात करें तो वो आपको मालूम है कि फ़िल वक्त जो टेन्योर है आर्मी चीफ़ का 2022 से शुरू होता है, वो नवंबर 2027 यानी कि 2027 में ख़त्म होगा। और जो रीसेंट लेजिस्लेशन आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के तहत की गई थी अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तरफ से, उसने आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन 5 साल के लिए देना अलाउड कह दिया था, पहले 3 साल के लिए था। और बहुत से एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से तो आप इसको एक एंटिसिपेटेड रियलिटी समझें कि ये एक्सटेंशन भी मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि 27 में अगर आप 5 साल ऐड करें तो 32 बनता है। अब ये स्पेकुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कोई हकीकी ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है कि कल परसों या उससे अगले साल क्या होगा, लेकिन most probably he is here to stay till 2032 and India thought that they have damaged the man. Simple maths. And bad news for the people who are taking the beatings. तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि PTI वो पार्टी है जिसने 9 मई 2 साल पहले इसके बाद कोशिश ये की कि वो रेजिस्ट करेंगे, एक अपराइजिंग होगी, लेकिन ये बहुत हाई स्टेक गेम होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि एक हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, चाहे वो जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, पार्लियामान हो, एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो उसके अंदर, इफ़ देयर यू प्ले द हाई स्टेक गेम ऑफ आइदर being a winner or a loser, and if you lose then the winner takes all and the winner is taking all. No question कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जो कैदी हैं वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन खान साहब ने इसके ऊपर बयान भी दिया। उन्होंने ये कहा
कि चूँकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है तो इससे बेहतर यही था कि वो अपने आप को बादशाह कह देते। ये बात की इमरान खान साहब ने। कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए कि उनके करंट चेयरमैन ऑफ द पार्टी, यानी कि इमरान खान एक्स चेयरमैन है पार्टी के, तो करंट चेयरमैन कौन है? बैरिस्टर गौहर। वो क्या कह रहे हैं? वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पे। एक्स चेयरमैन क्या कह रहे हैं? बादशाह कह लेते अपने आप को। तो ये पार्टी की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए कि वहाँ भी दो फ्रंट्स बन चुके हैं। चूँकि पार्टी को रिलीफ नहीं मिल रहा, दैट इज़ वाई ये कहा जा रहा है। और पता नहीं कौन पीटीआई सोशल मीडिया को एडवाइस करता है, एब्सर्ड किस्म की चीज़ें लगा के पीटीआई को डैमेज कर देते हैं। अब पीटीआई ने फेसबुक के ऊपर ऑफिशियली ये पोस्ट किया कि पाकिस्तान का एक ही जो है वो चीफ़ मार्शल है गालिबन, यानी कि पॉलिटिकल मार्शल है, और वो इमरान खान है। हालांकि अगर वो डेमोक्रेट हैं तो आपने इस तरह पॉस्चर क्यों करना है अपने आप को कि वो बादशाह हैं? इससे तो आपकी अपनी पार्टी की जो जमहूरी स्ट्रगल है वो डैमेज हो रही है। तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसने भी बहुत मुश्किलात पैदा की पीटीआई के लिए इस सारे जर्नी में, और अब ये मुश्किलात लगता ये है कि 32 तक रहेंगी, विच इज़ 7 years फ्रॉम नाउ। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ भी ये तारीख रह चुकी है, क्योंकि तमाम जो ब्रिटिश स्टाइल्ड हैरार्की की मिलिट्रीज़ हैं, यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी मिलिट्री दोनों ब्रिटिश हैरार्की के ऊपर बनी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश मिलिट्री थी। तो वहाँ पर भी 2 फील्ड मार्शल बने थे, जिसमें पहले थे सैम मानेकशॉ, 1973 में उनको फील्ड मार्शल बनाया गया फॉर हिज सर्विसेज इन द वॉर ऑफ 71, ठीक है। दूसरे थे KM करियप्पा, और वो पहले हिंदुस्तान के पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्मी चीफ थे, जिनको ये टाइटल मिला था 1986 में उनके रिटायर होने के डेकेड्स के बाद। तो 2 फील्ड मार्शल्स वहाँ भी रह चुके हैं। पाकिस्तान साइड पे दूसरे फील्ड मार्शल जो हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बन गए हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब तो इख्तियारात बढ़ जाएंगे, तो उनको जवाब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली या डिजोरे हैसियत में कोई इख्तियार मेंशन ही नहीं है। आपने अगर तनकीद करनी है तो वह आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल का ओहदा मिल जाने से कोई भी एक्स्ट्रा इख्तियार आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब रुदाद है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की तरफ से मिलिट्री अपग्रेडेशंस होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अब नफ़रतें बढ़ाई जाएंगी दोनों तरफ से। द डिप्लोमेट क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल पैदा कर लिया है। करना हिंदुस्तान ने था, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफ़गानिस्तान में मांगी थी, उल्टा तालिबान को वो डेप्थ मिल गई और वो हर गली मोहल्ले में अटैक कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान ने न्यू नॉर्मल करना था पाकिस्तान में आके हमले करके चले जाने का। न्यू नॉर्मल बन गया पाकिस्तान का कि जब भी आप आएंगे हमारे एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड करेंगे और हम मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, जो कि उन्होंने होकर दिखा दिया। इसके अलावा टेलीग्राफ कह रहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्स भी अपग्रेड कर रहा है चाइनीज़ सपोर्ट के साथ, और पाकिस्तान की वॉर मशीनरी भी रिवाइटलाइज हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र मोदी साहब, बहुत बहुत एहसान किया है आपने। पिछले 25 सालों में 30 सालों में पाकिस्तान की स्टेट जो एम्पावरमेंट अचीव नहीं कर सकी, आपने 4 दिन में दे दी। बिहार तो आप तब भी मोस्ट प्रॉब्ली हार ही जाएंगे। आई विल बी सरप्राइज अगर आप जीत जाएं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आम लोगों के दरमियान जिस कदर नफ़रत मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी है, शायद ये अनप्रेसिडेंटेड हो। हमने पिछले 5-6 साल में इतना काम किया कि ये 2 कौमें अपने आप को दुश्मन समझना बंद करें, इस खित्ते के अवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट में काम हो। हिंदुस्तान ख़ुद ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से ग़ालिबन 130 नंबर पे दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान में गरीब ख़त्म किया जाए, उसकी गुर्बत ख़त्म करके, ना कि उसको मार के, और हिंदुस्तान में गुर्बत ख़त्म की जाए। वहाँ पर 24 करोड़ गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में 9 करोड़ गरीब लोग हैं, और 24 करोड़ गरीब लोगों वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है? रोटी खाओ वरना मेरी गोली है। और यहाँ पे भी आप देख लें कि अब जिंगोइज़म की इंतहा हो चुकी है। अब हम जैसी आवाज़ें तो किसी को कन्विंस कर नहीं सकती कि हम दोस्त हैं आपस में, स्टेट्स को अवॉइड करो। लेकिन ये आप लोगों का काम है कि आने वाले दिनों में ये न्यूक्लियर अपग्रेडेशन, ये नए हथियार ख़रीदना, हिंदुस्तान का F-35 का आर्गूमेंट करना अमेरिका से ख़रीदने के लिए, पाकिस्तान का मज़ीद अपग्रेडेशंस की बातें करना। अगर इससे, इस मैडनेस से बचाना है दोनों नेशंस को, तो याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या बताती है। स्टेट्स और उनकी म्यूचुअल एनिमिटी में पड़ के अपने आप को
अपनी आने वाली जनरेशन्स को मज़ीद कमज़ोर करने से पहले एक मरतबा सोच लीजिएगा कि आपसे आने वाले पहले लोगों ने क्या किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरमन गोरिंग जो कि लुफ्टवाफा का एयर चीफ था, यानी कि जर्मन एयर फोर्स का, विच वाज कंसिडरेबली द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्रूटल फाइटिंग फोर्स इन द एयर पिछली सेंचुरी में, जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद, नाज़ी पार्टी और नाज़ी रेजिम गिरने के बाद, हिटलर के हारने के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, यानी कि वॉर ट्रायल्स हुए, मुकदमात बने उन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जेनोसाइड किए, जिन्होंने लाखों इंसानों के गले काटे, उनको मारा। उन इंटरव्यूज़ के दौरान हरमन गोरिंग ने ना एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में मौजूद लोगों की आँखें खुलें कि आप कैसे बेवकूफ़ बनते हैं, कैसे नफ़रत पे उकसाए जाते हैं विद इन मिनट्स। वो कुछ यूँ हैं: नेचुरली द कॉमन पीपल डोंट वांट वॉर, नाइदर इन रशिया नॉर इन इंग्लैंड नॉर इन अमेरिका नॉर फॉर दैट मैटर इन जर्मनी, दैट इज़ अंडरस्टूड। असल में कहता है आम लोगों को जंग नहीं चाहिए, ना जर्मनी में, ना रशिया में, ना अमेरिका में, ना इंग्लैंड में, ये सबको पता है। बट आफ्टर ऑल it is the leaders of the country who determine the policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a parliament or a communist dictatorship. The people can always be brought to the bidding of the leaders. लोगों को जंग नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी बनाने के बाद लोगों को घसीट के उस पॉलिसी के पीछे खड़े करना तो कोई मसला ही नहीं है। इट इज़ द ईजीएस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। कौन कह रहा है? हरमन गोरिंग, नाज़ी पार्टी का एयर चीफ। और वो ये कह रहा है कि चाहे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हो, चाहे फाशिस्ट रजीम हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, लोकतंत्र हो, कुछ भी हो, लोगों को, आवाम को, जनता को बेवकूफ़ बनाना तो इतना आसान काम है कि पॉलिसी बनाएं और उनको पीछे खड़ा कर लें। वो कैसे? ये भी सुने, आगे बताता है कैसे। दैट इज़ ईजी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल देम दे आर बीइंग अटैक्ड एंड डिनाउंस द पैसिफिस्ट फॉर लैक ऑफ पेट्रियटिज्म एंड एक्सपोजिंग द कंट्री टू डेंजर। इट वर्क्स द सेम वे इन एनी कंट्री। हाउ एक्यूरेट दिस इज़, कितना एक्यूरेट है आज 80 साल के बाद ये पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये 1946 की कन्वर्सेशन है। हम और आप इतने बेवकूफ़ हैं कि ये आज भी सच है। क्या कहता है? किस तरह लोगों को लीडरशिप की पॉलिसी के पीछे लाना है? सिर्फ़ उनको ये बता दो कि तुम पे शदीद ख़तरात मंडला रहे हैं दुश्मन के, और साथ ये करो कि जो अमन की बात करें ना पैसिफिस्ट, उन्हें कहो कि ये गद्दार हैं, ये तो मुहिब्बे वतन नहीं है, ये पेट्रियाटिक नहीं है, ये देश से प्यार नहीं करते। बस सिर्फ़ ये करना है आपने, दुनिया के हर मुल्क में आपका काम हो जाएगा। इस एक कोट से जिसने ना सीखा उसका दिमाग बंद है, और उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। नीचे वाला कोट दोबारा बोलूँगा, अ पॉलिटिशियन डिवाइड्स द मैसेस इन 2 ग्रुप्स, टूल्स एंड एनिमीज़। अगर आपने टूल बनना है इन लोगों का जो ये कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोलियां तो हैं, या पाकिस्तान में मौजूद वॉर जिंगोइस्टिक लोगों का, तो फिर आपको बेवकूफ़ बनने से, टूल बनने से और जंग के ऑब्जेक्टिव में घसीट के इस्तेमाल होने से कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। पूरी वीडियो का निचोड़ एक ही है कि भाई डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, किंग हो, जो मर्जी हो, लीडर जो है अवाम को भाई साहब जो है वो उल्लू बना ही लेता है, ले जाते चूल्हा हैं, दे देता है, अपने पुलिसियों के पीछे लेकर आ ही जाते हैं खुद को मनवाने के लिए। आपकी सॉवरेनिटी को खतरा है, आपके बच्चों को तो वो खतरा है। हिंदुस्तान में आज पार्टी बीजेपी की क्यों जीत रही है? हिंदू खतरे में। अब हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। 90-95 करोड़ हिंदुस्तान में हिंदू है, और वो जो भी मुसलमानों के खतरे में, जो 35 हैं। या देखिए इतने तादाद में। 1946 की जो कोटेशन है, आज भी लोग वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हो रहा है भाई, और ये होती रहेगी भाई साहब। ये फ्यूचर में होती रहेगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई एक तो जो इंडियन सरकार है वो तो भाई एक तो सारे लोगों को ही दहशतगर्द बना देती है,
कि 24-25 करोड़ ही दहशतगर्द हैं। अब जी। दहशतगर्द के जो जमातें हैं उनके ऊपर अटैक करो भाई। हिंदुस्तान ने बोला था शुरुआत में कि भाई हमने 300-350 दहशतगर्द मारे और वहां पर एक भी नहीं दिखा। अभी जो अटैक रिसेंट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन्होंने कहा जी 500 मार दिए, कोई क्लेम करता है 600 मार दिए, कोई अब अपने मुंह से जितने मर्जी क्लेम हुआ करते क्या हैं। वहाँ पे से बच्चे मासूम बावरपुर में शहीद हुए फैमिली और ऊपर से हाँ, डॉक्टर जयशंकर बोल रहे थे कि भाई हमने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बताया भी है। अब बताओ, अब पाकिस्तान को इंडिया ने बताया कि भाई हम फलानी जगह पे अटैक करेंगे, तो क्या आपका दिमाग काम करता है कि वो जो दहशतगर्द हैं वो उधर बैठे रहे होंगे? नहीं, खाली जगह पे अटैक किया है और उन्होंने सोचा ही नहीं था कि भाई साहब सामने से पाकिस्तान भी अटैक करेगा, और ऐसा अटैक किया भी पूरी दुनिया ने देखा भी। नहीं सोचा क्यों नहीं था कि भीख मंगे हैं। उन्होंने हुआ ये था, मैं बताऊं ये कहते थे कि भाई कारगिल नहीं, हुई 65 ये हुई देख, 71 उमर हुई, भाई, चाइना एक ने मिनट कभी भाई। हेल्प नहीं की। हाँ अभी इस दफा चाइना आया, थोड़ी सी हेल्प की, अभी खुल के सामने भी नहीं है। बिल्कुल नहीं आया। उसने हथियार ही दिए भाई। इंडिया जो है अभी जब बाहर लड़ी है, सारे फाइटर जेट तो बाहर से मंगाए हुए थे। ऐसी बात है। मिसाइल जो है ब्रह्मोस है वो भी रशिया के साथ मिलके बनाया है। हमें भाई दरख्ता चाह बोलते हैं, टेक्नोलॉजी तो भाई आप भी आज भी दूसरों की यूज कर रहे हैं। फाइटर जेट तो आज भी आप जो है वो दूसरों के इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो तो- कौन सा आविष्कार फिर है? मदरसे वालों और आप पढ़े लिखे लोगों में क्या आप फर्क कह रहे है? ना जो उसका बयान तो था, कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? डॉक्टर जयशंकर की बयान की बात करें, वो हमारे जो DGISPR है अहमद शरीफ, उनसे पूछा गया था, वो BBC की लड़की थी, उर्दू में इंटरव्यू कर रही थी, बड़ा कमाल का इंटरव्यू आज तक जितनी हो। क्या डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला था कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अटैक करने वाले, तो वो आगे से मुस्कुराए, वो कह रहे कि इंडिया में अगर एक छोटा सा ड्रोन भी उठता है ना तो हमें यहाँ बैठे इस्लामाबाद में पता लग जाता है। हमने की बात तो बड़ी दूर की बात है। और दूसरी बात भाईजान ये है कि टेररिज्म को तो खुद इंडिया सपोर्ट करता है। जो BLA में उसकी जो वीडियोस दिखाई है अहमद शरीफ ने खुद इंटरनेशनल मीडिया को, देखें ये किस तरह प्रमोट करता है, BLA को फंड करता है, इजराइल करता है, अमेरिका करता है। तो उस मामले में नंगे हो गए ना। एक तरफ तो दहशतगर्दी को खत्म करने की बात बनाने के बाद पाकिस्तान में खुद करते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड आप चेक करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बकायदा 2-3 मरतबा फोन किया कि इंडिया अटैक करेगा, लेकिन आपने आगे से किसी किस्म का कोई रिटेलिएशन नहीं करना। उनका मतलब था कहीं खुली जगह पे उनको तो जिस तरह इनाम को अमेरिका ने बोला था मेरे दिन एक दफा फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉल अटेंड की, ये खुद बाद में जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका की, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये बात थी कि एक दफा उन्होंने अटेंड की कॉल, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, फोन रख दिया आर्मी चीफ। दूसरी 2 दफा जब फिर कॉल आई कि आप पिकअप करें GHQ में, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि हमारी सॉवरेंटी है, हमें जो छेड़ेगा हम उसको खा जाए। साफ ज़हर है वही भाई। हमारी एयरफोर्स ने किया, वही हमारी आर्मी ने किया। बिल्कुल बनता भी ऐसा। अब ये तो नहीं, आर्मियां होती किस लिए भाई साहब? बात- मासूम लोग मर रहे हैं और आर्मी जो है उनके साथ बैठ अच्छा, अगले दिन एक बोल रहा था कि भाई- बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना एक होता वीडियो है। देख रहा था कि भाई ईरान आया, वो एयर स्ट्राइक करके चला गया, हाँ। फलाना है, अफगानिस्तान आया। भाई साहब अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने जवाब दिया, ईरान को भी जवाब दिया। अगर उसने बिल्कुल मिसाइल मारे दिया। थे तो पाकिस्तान ने भी मारे। थे। अगर इंडिया ने भाई साहब किया है ना भाई, एयर स्ट्राइक किया है, तो पाकिस्तान ने भी भाई ड्रोन मारे। अगर इंडिया ने 50 मारे तो पाकिस्तान ने 100 लाजमी ड्रोन मारे, चाहे ऐसी भाई बात गिरे है। हैं। अब वो जो गिरना भी हुए, लेकिन भाई साहब जवाबी कार्रवाई तो हुई और भाई ना, पाकिस्तान ने, जवाबी कार्रवाई आपने तो भाई हमारे सिविलियन के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर अटैक किया ना। पाकिस्तान ने तो भाई साहब तबाही उतारी है आर्मी के ऊपर, आर्मी के ठिकानों को आर्मी। निशाना बनाया और भागे दुम दबा के वहां से। जी वो जो कहते हैं ना कि भाई साहब हम देश प्रेमी, वो भागे भाई दुम दबा के भागते रहे अंदर से। तो कई चौकियां जो है वो पाकिस्तान ने वहां पर कब्जा भी किया था। उससे पूछा गया, आपकी हाँ। बात को कंटिन्यू कर, उससे पूछा गया कि उन्होंने आपकी सिविलियन पब्लिक पे हमला किया, तो आपने कोई सिविलियन को नहीं अटैक किया पाकिस्तान ने, ये कन्फर्म। तो इन्होंने ये कहा हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हाँ जी, हमारा हाँ जी। सॉवरेंटी के लिए अगर हम अपनी हिफाजत के लिए करेंगे, आर्मी टू आर्मी, सही पब्लिक बात। आर कॉमन, पब्लिक आर कॉमन, लेकिन- यानी कि लोग बराबर सारे यहाँ हम लोग लेकिन हैं। एक बात बताऊं, इंडिया ने भी सिविलियन पे ऊपर अटैक किया है,
पाक आर्मी ने जो बॉर्डर एरिया के साथ चले की है ये शेलिंग होती है कि इनके आर्मी हेडक्वार्टर्स में साथ में ये सारा आम जनता के घरों पे गिरे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट किया, उन्होंने डायरेक्ट हमारे सिविलियन पे किया, आर्मी को उन्होंने आर्मी पे नहीं किया। ये तो उनका मीडिया क्लेम करता है। मीडिया क्या हमारी आर्मी के साथ में उनके भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ने बोला, उनके जो एयर फोर्स वाले हैं उन्होंने बोला है, बोला जो उनके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है लेडीज, उन्होंने बोला कि भाई हमने आर्मी को कुछ नहीं कहा, हमने तो भाई साहब दहशतगर्दों को मारा और मारा कि तो सिविलियन को। ये चीज देखो ना। और भाई बाकी भाई सीधी बात है भाई, इलेक्शन था, अब कोई मुद्दा भी चाहिए। बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पर भाई सब दुनिया की सबसे ज्यादा अगर ब्रिजें गिरती है ना भाई वो बिहार है। सबसे ज्यादा कोई करप्शन वाला जो स्टेट है ना वो भाई दुनिया में वो बिहार है। डेवलपमेंट के नाम पे तो आप उधर वोट ले नहीं सकते क्योंकि भाई आपने कुछ किया ही नहीं। तो भाई आप जो है वो एक आवाम को चूरन दे के जिसे बोलते हैं जुमलों की सरकार चला के आप उधर जो है लफ्जी फायरिंग वो भाई तुझे पता है इलेक्शन क्या, लेकिन ये महंगा पड़ गया था ना ठंडी हो गया अपना कंपनी। अच्छा इंडिया जी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया भाई, बन गया बिल्कुल भाई। आज भी भाई साहब कीनिया से पीछे है पर कैपिटा इनकम में, अफ्रीका से पीछे यार। ये और इस चीज का डर मुद्दा ये नहीं भाई साहब हम भी पीछे हैं, लेकिन मुद्दा ये है भाई साहब कि भाई जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कम से कम हकीकत तो दिखाई जाए ना। पर कैपिटा इनकम आपकी अफ्रीका से पीछे। उसका भी दफा करो। सबसे मेन चीज है कि दुनिया की चौथी इकोनॉमी से, लार्जेस्ट चौथी इकोनॉमी से, तो 130वें नंबर पे ह्यूमन राइट्स की, उसकी वो तो बात ही मत करो ना। वो तो जीरो वो तो ये हमारा खित्ता जो है ये तो है ही इंसान चाइना का मुकाबला करते हैं ना, चाइना को तो ये 200 साल भी ले लेना उसका मुकाबला फिर भी नहीं सवाल ये कर चाइना हो चुका है ना भाई साहब। यार चाइना और अमेरिका का पहाड़ों पे मुकाबला है। ईमान उनकी वीडियो देख, पहाड़ों के ऊपर ऐसे ऐसे भाई रास्ते बना दिए ना, क्या बात है भाई। भाई हम तो भाई हैं ही गरीब, चलो गरीब कंट्री है मान लिया, लेकिन जितना आप लोग बनते हैं ना भाई अमीर, हम झूठ का बुलंदा। जापान, अब जापान को आपने पछाड़ा है, क्या जापान जैसा लाइफस्टाइल है इंडिया के पास? बिल्कुल अभी भी नहीं। क्या उस जैसी इकोनॉमी है? आज भी Economy जापान बहुत आगे है। उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी स्ट्रांग है वो भी देखना भाई। दुनिया की वो भाई तगड़ा कंट्री है जापान, ऐसी उसकी बात पॉपुलेशन strong मुट्ठी है। भर पॉपुलेशन है, ऐसी है। इकोनॉमी छोड़ो यार। स्ट्रांग है। हमारी जो पाक आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज गिरा हुआ था काफी सालों से, नहीं वो तो क्रेडिट मोदी जी को जाता है ना। हमारी इकोनॉमी भी उसको वो तो मिल गया। खान साहब ने जितना और लॉस किया जो था। अमेरिका काल नहीं करता था वो भी काले करते हैं, उसकी वो अलग बात है, उठाते नहीं। अब ये इंडिया का मीडिया पे ये अच्छा सबसे बड़ा झूठ जो ये कि शुरुआत में जी इंडिया ने चला दिया सीज फायर करने की वजह जो क्या हो सकती है। इंडियन मीडिया जी क्लेम करा था कि भाई साहब न्यूक्लियर पे जो अड्डा था वहां पर जी पाकिस्तान के अटैक हो गया, तो वहां पे ना रेडिएशन लीक हो गई है और जिसकी वजह से ना वार जो रोकनी पड़ी अमेरिका के कहने पे। अब भाई साहब अमेरिका का वो जो बकायदा वो जो टीम आती है, जो इंटरनेशनल टीम आती है, उन्होंने रेडिएशन चेक की, उन्होंने भाई साहब सारी जगह पे चेक की और उन्होंने बोला भाई साहब कोई रेडिएशन लीक नहीं। अच्छा मुझे वो भी झूठ हो गया, झूठ हुआ। अब कहते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान ने काले किए। अब भाई काले तो भाई आपने किए जिनके 5-6 फाइटर जेट गिर गए। आपकी आर्मी जो है वो बॉर्डर एरिया छोड़ के S-400 को ऊपर वो डैमेज हुआ, उसको डैमेज किया। आपका बॉर्डर एरिया वाले जो आम पब्लिक उसका डैमेज कितना ज्यादा हुआ है, तभी जाके भाई साहब आपको पता लगा कि भाई आपकी इकोनॉमी किस तरह गिरी थी, आपका बिजनेस वो भाई साहब ठप हुआ है। और भाई एक जो था ना हवा बना रखा था भाई अमेरिका आ गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अब जो वो पाकिस्तान को औकात दिखा देगा, चाइना को औकात दिखा देगा। औकात तो भाई साहब उसने किसको दिखाई है? एप्पल जी आ रहा है भाई, एप्पल जी बन रहा है भाई साहब, वो चाइना से निकल के आ रहा है जी, इंडिया में आ रहा है, आ गया भाई, वो खत्म हो गया, बिजनेस डील आ गई भाई, सारा कुछ हो गया। बातों में अब भाई कसम से मुझे तो इंडिया पे तरस आना शुरू हो गया क्योंकि मुझे हाथ पैर मार रहा है, झूठ का सहारा हल्का रख ले भाई, नहीं क्यों बात रखे भाई? सच्ची है बात भाई, सच्ची है, कोई बात नहीं। जो चीजें हुई अच्छा हैं। ट्रम्प साहब, ट्रम्प का कल बयान आया था कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ कि मैं एशिया ओ भाई उन पे यकीन न कर, ये बात तो क्यों? दुनिया में सबसे बेतबारा बंदा तो सिर्फ लेकिन प्यार तो देता है यार सारा अमेरिका ही बेतबारा है, कौन सा यकीन मारा अमेरिका पे ये बोला, मेरी बात तो सुनो
मुनीर वो ने बंदा जलील हो ये गया। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी सबसे हाँ। ज्यादा एशिया में तजारत सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पाकिस्तान साथ में बढ़ाऊं। करें। और भाई इंडिया के जो आम मैंगोज जो शिप वहाँ पे गए थे ना 15 खराब निकले। तो इन्होंने वापस वापस भेज लेनी दिए, नहीं कबूल ही नहीं है। किए। और अब इंडिया के जो बिजनेस वीजे हैं और टूरिज्म वीजे हैं वो भी अमेरिका ने बंद कर दिए। तो फिर तुझे बताओ। कौन से वीजे खोल दिए अमेरिका ने तेरी? यार हमारे तो पहले से ही बात है, हम कौन सी ओ इतनी भाई, लंबी जबान उनका से चलाते हैं। बहुत अच्छे तलकात इंडिया और अमेरिका। अच्छा इस अच्छा, टाइम में अच्छा, पाकिस्तानी अच्छा। आर्मी ने भाई साहब आसम मुनीर ने पेला है कि नहीं इंडिया को? एयरफोर्स ने पेला है। एयर मार्शल वो फील्ड पाक आर्मी ने पाक आर्मी ने अब एयरफोर्स इस पे ने बहस मत कर। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को जो उन्होंने पहले वार नहीं, किया तो था, जो उन्होंने बॉर्डर कहा- पर हुई और है। जो बॉर्डर पे चौकियां छोड़ के भागे वो कितने वो पेला किए? वहाँ पर भी एयरफोर्स तो के भाई वो वहाँ पे खुद ही चौकी छोड़ के चले गए थे। कौन अच्छा, मार अच्छा, रहा है? अच्छा, very good। उनको भाई Very साहब good। व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई आप जो है वो इधर से छोड़ जब के जंग का भागे। माहौल बन गया था तो पीछे आर्मी आ गए। कब भागती है? थोड़ा सा पीछे हो गए कि गोली तब और चली सीने पे चली। गोलियां खाते हैं भाई साहब, आर्मी पीछे अब नहीं जो हटती, हमारी आर्मी भागती खड़ी रही है भैया, अगर गोली चली तो हम जवाब देंगे, वो छोड़ के पीछे हो गए बस। वो इतनी कौन बात है। नहीं, क्यों तो कब्जा जो किया है पोस्टों के ऊपर उड़ी वो- वाले तो एरिया कोई में नहीं गए अपना हुआ खुला पाकिस्तान किसी ने ये नहीं किया। भाई और चैनल चले ना चले भाई, कब्जा बात किसी हम ने हक नहीं की किया। करेंगे। कब्जा तू कहीं अपने भी पेट नहीं की हुआ। तरफ इतना मत की। नहीं, कब्जा बात नहीं हुआ हक की कहीं होगी भी। भाई साहब। कब्जा भाई नहीं ना साहब, भाई ना। मोदी साहब को बोलो ये भी चैनल बंद करो। हाँ। हम और बना लेंगे। चैनल बनाना कौन सा मुश्किल बात है, लेकिन हमारा भाई साहब जो बोलेंगे भाई अब साहब बोलेंगे हम सर, तो सच बोलेंगे, झूठ- जो झूठ हमारे नहीं, समझ में बिल्कुल आता है वो नहीं। बोलेंगे। जी। और कई भाइयों को लगता है कि भाई साहब ये भाई भूखे नंगे गरीब हैं, भाई हम जो चैनल ना भी चलाए ना तो भाई हमारा गुजारा कोई अच्छा फर्क खासा है, नहीं पड़ता। हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई हमने ये काम किया है तो भाई हम करते रहेंगे, फिर बना लेंगे, फिर ऐसी- बना लेंगे। ऐसी बात आप है। फिर बंद करोगे हम फिर बना फिर लेंगे, बना फिर बंद लेंगे। करोगे फिर बना लेंगे, फिर कितने कौन बंद सा करोगे? फर्क पड़ने वाला है? तो भाई साहब बात जो है वो हक की हम करते रहेंगे। और किसी भाई को हम अगर वो कहते हैं कई कमेंट में लिख रहे थे भाई काट करो ये करो, भाई आप ना देखो, जो जिसको भाई हम नहीं अच्छे लगते बिल्कुल ना देखो भाई, हम तो भाई किसी की मिन्नत अल्लाह करने अच्छा, रहे और मिन्नत अल्लाह पहले करने भी का कभी इतना नहीं कोई- किया, पहले भी इंडिया नहीं किया। इंडिया मीडिया पे ना जो बहुत भाई- ज्यादा क्लेम हो रहा है फील्ड मार्शल आसम मुनीर। फील्ड मार्शल आसम मुनीर बन गया तो भाई साहब उसने जो धोया है वो बनना ही था। सही बात है। और मोदी साहब की रगों में अब खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। असल बात ये बता है, दोनों ऐसा होता असल है। मैं बताता हूँ, वो जो अभिनंदन वो पकड़ा निकल गया था चुका ना, है, उसको वो जहाँ निकल- उन्होंने वो अवार्ड बैठ दिया गया है। था, अवार्ड दिया था ना अभिनंदन को, वो उन्होंने झूठा अवार्ड दे दिया था हिंदुस्तान ने। इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उसको जो अवार्ड देगा फील्ड मार्शल वो बना गया, वो शीट जो वजीर आजम शहबाज शरीफ दे रहा है तो उसको स्टार भी बढ़ा दिए हैं, तो वो तो हकीकी बढ़ाए गए हैं ना। अफजल है। तो वो हुकूमत ने बर्दाश्त बाजी नहीं में से बढ़ाया मंजूर है। हुआ तो वो क्या? उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, पार्लियामेंट सिर्फ से और कुछ मंजूर नहीं। हुआ। अभिनंदन को भाई साहब अवार्ड मिलता है, वो इधर से पेला गया, उसकी आंखें मार वो मार के देना नहीं बिगाड़ दी। बनता था, वो देना नहीं वो बनता इधर से मार खा के गया, एक फाइटर जेट अपना तबाह करवा के गया, उसको जी अवार्ड दिया जा रहा है तो वो जी ठीक हो गया। अब हमारे भाई साहब हमारा ने तो भाई पेल के रखा है, 5 फाइटर जेट गिराया ये है। रफाल क्या क्या हुआ था? वो गिर गया था भाई। रफाल गिरे थे। रफेल मोदी साहब बोलते अगर रफाल होता तो आज कुछ और ही और- नजर आता भाई साहब, आज हालात कुछ और होते। रफाल भी आ गया भाई साहब, अब F-35 भी ले आओ, वो भी पेला जाएगा। ये F-35 ने भाई पेल के रख देना उसको भी। ऐसे ही है। ये चाइना तो भाई साहब खा जाएगा भाई, बिल्कुल। यूके हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, ये सब पे भारी है भाई साहब। ऐसी बात है। और भाई वो हमारे जो क्या बोल रहे थे एयर मार्शल से, ये पता नहीं कौन थे, वो बोल रहे थे कि भाई फाइटर जेट जो रफेल है ना बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन इसको चलाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये है कि वो हाँ, उसने सुना उसने- बयान में। बात सुनो, ये वही तो फर्क होता है। मोदी साहब ने बोला कि रोटी औरंगजेब खाओ नहीं तो कह रहे। रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। एक रीजनेबल प्राइम मिनिस्टर को ये बात ये बस वजीर आजम की उन्होंने जुबान ये से ये बोला- लफ्ज बोला। सारी जिंदगी ऐसे ही जबानें इस्तेमाल करते रहे। अच्छा ये कोई अच्छा बड़ी बात यही नहीं लफ्ज है। अगर शबाश शबा बोल देता, अगर ये ये लफ्ज- जब ये तुम्हारी बात है कि जब तुमने भाई हुकूमत करनी है तो तुम्हें जालिम होना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ। हाँ तो ये ऑलरेडी अपने लोगों को बुलवा के भी खुद को शेर साबित कर देते हैं वो। बाबा अहमद सिंधु है हमारे एयर मार्शल, उसने ये बोला कि राफेल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने तारीफ की। मैं इंडिया की उस कह रहा है इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की ली है, लेकिन वो इनको चलाने इस्तेमाल करने में नाकाम रहे।
लेकिन वो तो हकीकत है ना। प्रोफेशनल बंदे मैं का सोच रहा बयान। हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान के पास जो है J35 आ गया, ये तो J10C था, तो उसने पेल के रख दिया भाई, अब 35 आ गया, वो तो भाई दिखता भी नहीं था। अच्छा वो चाइना को दे तो रहा है, वो आएगा, वो 50% 50% रियायत में कुछ दे रहा है फाइटर जेट, ये नहीं पता। हाँ, अगर ये बताओ, इंडिया क्लेम करता है भाई हमने भी जो चाइना का फाइटर जेट जो है गिराया है, अगर ऐसी बात होती तो क्या चाइना जो है वो फिर F-35 भी देता? दुनिया का जो है वो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है नहीं कभी नहीं। हैं, वो पाकिस्तान को देता कि उसने बेइज्जती करवानी थी अपने फाइटर जेट की। और भाई उसको पता है कि भाई पाकिस्तान के जो पायलट है दुनिया के बेहतरीन पायलट, मायानाज है भाई। और मेरे मजे की और बात है, ये- इतना सा जहाज है J10C, 6.9% उसकी जो परचेजिंग है ना इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ गई है। पाकिस्तान से तो ऐसे जहाज खरीद मांग रहे हैं जैसे राशन नहीं मांगते नेपाल भी खरीद रहा है रफेल। नेपाल भी चलो खरीद वो रहा है। उसका पाकिस्तान के साथ इतना पंगा नहीं, तो भाई ताजिकिस्तान खरीद रहा है, उज्बेकिस्तान उनको कह रहा है, काफी कंट्रीज खरीद रही है। नहीं तो यकीन माने रफेल हमारी नेपाल के साथ दुश्मनी नहीं है, नहीं तो उसके ऐसे खड़े खड़े पेल के रख देने थे चाइना वालों ने। ऐसे ही चाइना वाले फाइटर जेट ने, चाइना वाले ने हाँ। पायलट हमारे ही होने थे। तो ठीक है भाई, आई विश के भाई कभी कभी ऐसा हो ना मुकाबला, जब F-35 और J-35 का आमने सामने हो, इंडिया के पास F-35 हो और J-35 पाकिस्तान के पास हो, और भाई साहब हम उसको उतारें, टुकाई करें उसकी जी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ। और हाँ भाई, गोली खाने के लिए हम तैयार हैं, झुकना हमने नहीं है, मिलते मुलते हमने कोई भी कर नहीं भाई साहब। नहीं, एक तो हमारे ऊपर हमला करते हो, हाँ। दूसरी तरफ से हमें धमकी देते हो कि चुप करके रोटी खाओ। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, एक तो हमें मारो, भाई ऊपर से हम धमकी गोली दो। खाने के लिए तैयार हैं, ऐसा यही आप थोड़ी कहना ना होता चाहते है। हैं। नहीं, गलती हो तो भाई माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन ये कि भाई हमने गलती की नहीं। कौन सी गलती पाकिस्तान है? ने सुभाष शरीफ ने बोला था भाई साहब आप जो है वो हाँ। तहकीक करवाओ, हाँ। इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बोला तहकीक, वो असल में चाहते थे जंग। हाँ, अपने इलेक्शन वो के उनका लिए मिशन यार, था छेड़खानी। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते कि भाई मैं स्ट्रांग लीडर हूँ, इलेक्शन के लिए घर में घुस के घुस मारते के हैं, मारते हैं। घुसना महंगा पड़ गया इस जितना मर्जी भाई साहब बातों से स्ट्रांग बन जाओ भाई साहब, इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रांग No. लीडर इंडिया को कभी नहीं मिल Never. सकता। ये जो वो लेडी हो गई इतनी आयरन लेडी। बहादुर थी ना कि वो भाई अमेरिका को भी आंखें दिखा देती थी। मोदी साहब जाते हैं अमेरिका में, वो कहते हैं हम टैरिफ लगाएंगे, आपके लोगों को डिपोर्ट करेंगे, आगे थे ही हक देते हैं। ये बंदे, ये विश्व गुरु हैं, दुनिया में हमारा डंका बजता। भाई कितने मुल्कों ने साथ दिया किसी ने भी अभी ये जो है ना वो झोला उठा के फिर रहे हैं भाई साहब, हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। यकीन माने मिलते कर रहे पूरी दुनिया की कि भाई हम जो है हम ये मिशन किया, दुनिया को दिखा रहे जा जाके भाई हमने ये देखो ये किया वो किया, हम ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान में अच्छा एक मिनट, एक चीज बड़ी आपको बताओ, इनकी मीडिया ने क्लेम किया कि मोदी साहब की बात किसी ने नहीं सुनी इंटरनेशनल मीडिया में। हमारे DGISP अहमद शरीफ ने कहा कि जब हमला करेंगे हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, और दुनिया देखेगी और दुनिया देख रही है। ये जाके सिफारिशें कर रहे, देखो हमने संदूर किया, ये किया वो किया। और मजे की बात, मोदी साहब कह रहे हैं कि गोली खानी पड़ेगी, हम तो गोली खाएंगे, आपको तो नौजवान चौकियां छोड़ के, अच्छा, अभी- वो चौकियां छोड़ के भाग गए। अच्छा अभी बात सुनो, अहमद शरीफ ने बात की थी ना कि क्या नाम था, अहमद शरीफ है ना, हाँ जी, उन्होंने बात की कि भाई अगर आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, बिल्कुल ऐसी बात की थी। तो उस वक्त भाई बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, ये देखो दहशतगर्दों की बात बोल रहा है। भाई जब आप पानी बंद करें तो मतलब ये है कि भाई आप जो 80-90% जो लोग हैं ना पाकिस्तान के, चलो 40-50% तो लोग हाँ, उनकी जिंदगियों को एग्रीकल्चर के ऊपर बसता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप 70% पॉपुलेशन को भाई साहब भूखा प्यासा मार रहे हो तो भाई हम क्या बता, आगे से क्या जवाब होना चाहिए हमारा? ऐसे आप भी तो सांस बंद कर रहे हो, हमारे मुंह से रोटी छीन रहे हो, हाँ जी। तो भाई आगे हमारा क्या जवाब होगा? हम कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे थे? तो भाई ये चीजें होती हैं। बाकी भाई गोली के लिए भी हम तैयार हैं, हम तो भाई आप गोली मारो भाई, हम तो है वो उसका बना लेंगे अपना अच्छा संदूर बना के लगा लेंगे। नहीं संदूर नहीं बनाना, हमने वो बेच देनी है कबाड़िए को। अच्छा अच्छा। इस तरह इंडिया के जो इजराइल के ड्रोन जो ड्रोन, बेचते हैं, इजराइल के जो ड्रोन, और असल में इंडिया गेम खेल के रफेल जो है ना
वो अपने एरिया में उड़ा के रखे थे, पाकिस्तान के एरिया में लाता ना ओए होए तो फिर होए इधर होए होए। बिकने बड़े थे। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। फील्ड मार्शल तो भाई साहब आसम मुनीर बन चुका है, और अब जो है ना इससे पंगा लेना बहुत खतरनाक है। मोदी साहब को बोल रहे हैं कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म कर दें और हाथ जोड़ के पाकिस्तान से माफी मांग ले, नहीं तो पहले जाओगे। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।